नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 31 दिसंबर 2021 का एडिटोरियल डिस्कशन है। एडिटोरियल में तो कोई बहुत खासा आर्टिकल्स नहीं है, बट इस साल का आखिरी एडिटोरियल डिस्कशन। तो साल खत्म हो रहा है, नया साल आ रहा है। आप सबको नए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने रेजोल्यूशंस बनाइए और उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करिए। वैसे तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए किसी पर्टिकुलर दिन की ज़रूरत नहीं है कोई रेजोल्यूशन बनाने के लिए। जब आपके दिमाग के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाए, जब आपके दिमाग के अंदर एक जुनून सा आ जाए, तब आप कोई रेजोल्यूशन बना सकते हो और उस रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। बट फिर भी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ओकेजन, दिस शुड बी एन ओकेजन। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। और हाँ, ओमिक्रॉन फैल रहा है तो ज़्यादा पार्टी वगैरह मत करिएगा। दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पे तो वैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। कम बाहर निकलिए, अपनी सेहत वगैरह का ध्यान रखिए, अपने घर वालों की भी सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते लिखते रहिए। 4 आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है लेगेसी ऑफ अ प्रिंटेड वर्ड। ये एक्चुअली में आर्टिकल सोमा बासु जी का है। ये हिंदू के साथ एक एडिटर रही होंगी, मुझे ये नहीं पता कौन कौन से पेपर के साथ एडिटर रही है, बट इनका ये बोलना है कि आज की डेट में जो डिजिटल न्यूज़ छप रही है, अब फॉर एग्जांपल मैं भी आपको डिजिटली ही पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने जो वर्जन खुला हुआ है ये ई पेपर है द हिंदू का। आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल के थ्रू न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो हम लोग डिजिटल न्यूज़ पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रिंटेड वर्ड होता है उसका अपने ही अलग मजा होता है। घर पे न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर को उठाया, न्यूज़पेपर को पढ़ा, तो प्रिंटेड वर्जन ऑफ द न्यूज़पेपर्स को पढ़ने का अपना ही एक अलग पैशन होता है। इसी के बारे में कुछ बात कर रही हैं यहाँ पे सोमा बासु जी, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट और कौन कौन से आर्टिकल्स देखने वाले हैं, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5वां, उसमें क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो बर्थ से रिलेटेड, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, एंटीनेटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से रिलेटेड यहाँ पे एनएफएचएस 5 में जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, जेंडर बाइस सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में स्टैटिस्टिक्स हैं। इन स्टैटिस्टिक्स को एक रिवाइज सा कर लेंगे। वैसे तो एनएफएचएस 5 के बारे में बहुत से आर्टिकल्स अब तक डिस्कस हुए हैं और आगे आने वाले समय में काफ़ी और न्यूज़ में रहने वाला है, क्योंकि हर 3-4 साल में, देखिए वैसे तो पहले 10-10 साल के गैप में हो रहा था, इस बार 4-5 साल के गैप में हुआ है। 2 फेजेस हुए हैं इसके। तो एनएफएचएस 5 आपके लिए खासा ज़रूरी हो जाता है और उसको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदू के ये इंडिविजुअल आर्टिकल्स अगर आप देख लोगे ना, आपका एनएफएचएस वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करेंगे। फिर किलिंग द लाइसेंस, एनजीओस के खिलाफ जो एक फ्रंट सा खोल दिया सरकार ने, और रिसेंटली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का एनजीओ था, इसको खत्म कर दिया गया। इसके बारे में विनीत सर ने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को जाके देख लीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनकी एफसीआरए के अंदर एप्लीकेशन पड़ी हुई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन पड़ी होना मतलब, देखिए अब एनजीओस को इंडिया के अंदर से पैसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कई एनजीओस को इंडिया के बाहर से पैसा मिलता है, और जब देश के बाहर से आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, आप इस पैसे को सही पर्पसेस के हिसाब से यूज कर रहे हो, इंडिया के लॉ के हिसाब से यूज कर रहे हो। तो एफसीआरए के अंदर सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। और ग्राउंड टू डस्ट, एशेज सीरीज के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस की सीरीज हो रही है उसको हार चुकी है 0-3 से। वैसे तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, लेकिन 3 टेस्ट मैच लगातार इंग्लैंड हार चुकी है, तो सीरीज इंग्लैंड हार चुकी है। तो एशेज टेस्ट सीरीज के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई, तो इसको देखेंगे। टोटल 4 आर्टिकल्स है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। ज्वाइनिंग, क्लिकिंग द ज्वाइन बटन विल बी वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट करने से वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ता है। तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो ग्राउंड टू डस्ट, इंग्लैंड्स फेलियर टू मेक अ कंटेस्ट ऑफ द एशेज स्पॉटलाइट्स इट्स क्रिकेट स्ट्रक्चर। देखिए, मेलबर्न में ये एशेज शुरू हुए थे मार्च 1877 में। तब से क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एशेज की काफी इंपॉर्टेंस रही। देखिए, क्रिकेट मतलब टेस्ट मैच। क्या हुआ है कि शुरुआत टेस्ट मैचेस से हुई थी, वो तो आज की डेट में आपका T20 और वनडे इंटरनेशनल्स आ गए हैं। अब T20 ऑब्वियसली बात है ज्यादा फेमस है, लोगों के पास कम समय है, छक्के चौके देखने में ज्यादा मजा आता है। वो पेशेंस वाला टेस्ट मैच देखने का सबके पास ताकत नहीं रह गई है। बट बहरहाल शुरुआत टेस्ट मैचेस से हुई थी और एशेज के उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो एशेज नाम है, ये नाम दिया गया था 1882 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के द्वारा। उसके बाद से देखोगे कि स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, खासकर क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, एशेज का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पहला जो एशेज हुए थे 1877 में, ये हुए थे मेलबर्न में, और उस समय पे इंग्लैंड हार गया था। अभी भी रिसेंटली जो
टेस्ट मैच हुआ था वो मेलबर्न में हुआ था और इंग्लैंड हार चुका है वहां पे। एशेस 0-3 से ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। अब तक के एशेस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 34 एशेस जीते हैं और इंग्लैंड ने 32 एशेस जीते हैं। ओके, एशेस की डोमिनेंस की बात की जाए तो रिसेंटली 2017 में, 2019 में भी एशेस को किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। यहाँ जो लगातार 3 टेस्ट मैच हारी है इंग्लैंड, इससे यही बताया जा रहा है कि इंग्लैंड का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। इंग्लैंड वाले ज्यादातर जो रूट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके बॉलर्स फिर भी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बैट्समैन कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली टेस्ट मैचेस में सबसे गंदी परफॉर्मेंस इंग्लैंड की रही है। इस प्रकार की कुछ बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक डेब्यूटेंट बॉलर आया, स्कॉट बॉलैंड, जिसने 7 रन देके 6 विकेट लिए। तो इस कंटेक्स्ट में जो स्कॉट बॉलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल कम्युनिटी के हैं। एबोरिजिनल कम्युनिटी के एक जेसन गिलेस्पी भी थे। तो आप कह सकते हो कि एबोरिजिनल कम्युनिटी मतलब कि आप कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की इंडिजीनियस कम्युनिटी, पुरानी कम्युनिटी। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर बाहर के लोग आके सेटल हुए हैं, लेकिन जो वहां के इंडिजीनियस लोग हैं उनको आप एबोरिजिनल बोलते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स को उनकी क्रिकेटिंग टीम में जगह मिल रही है। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स में जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो अभी भी जिंदा है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, जो लोग क्रिकेट की जानकारी रखते हैं उनको तो ये सब चीजों के बारे में पता होगा ही। एक हल्का आइडिया हमने ले लिया। नेक्स्ट बात करेंगे किलिंग द लाइसेंस। द गवर्नमेंट मस्ट गिव अ मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंट ऑफ इट्स एक्शंस अगेंस्ट एनजीओ। देखिए, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट काफी इनहेंस्ड मेजर ली हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ उनके ऊपर रोड़े लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और जो लेटेस्ट हैं वो ये है कि फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस, किसी भी एनजीओ को इंडिया के अंदर अगर ऑपरेट करना है और उसका पैसा देश के बाहर से आ रहा है तो उस एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर ये रजिस्ट्रेशन सरकार रिन्यू नहीं करती है तो उस केस में वो एनजीओ विदेश से पैसा नहीं मंगा सकता। अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आई थी कि मदर टेरेसा द्वारा बनाया गया मिशनरीज ऑफ चैरिटी ग्रुप इंडिया के अंदर, इसको अप्रूवल नहीं मिला है। इसका लाइसेंस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, जिसको 2020 में अमेंड भी किया गया है, इसके अंदर इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि 22,000 से ज्यादा ऐसे एनजीओज हैं जिनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई थी किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, कि भाई एफसीआरए के अंदर उनका लाइसेंस रिन्यू होगा कि नहीं होगा। 80% एप्लीकेशंस पे अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और इस डिसीजन को ना लेने की डेडलाइन को अगर 31 दिसंबर 2021 तक सरकार ने एक्सटेंड नहीं किया तो लीगली ये एनजीओस विदेश से पैसा इंडिया के अंदर नहीं मंगा सकते अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। समझ गए? और अपनी एप्लीकेशंस में लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए इन एनजीओस को करना क्या पड़ता है? तो इन एनजीओस को ये प्रूव करना पड़ता है अपने पैसे के सोर्स के दम पे और अपने काम के दम पे और अपना पैसे के इस्तेमाल करने के तरीके के दम पे कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट करे, नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट करे। अक्सर कर इंडिया के अंदर इन एनजीओस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इन एनजीओस को अमेरिका और चाइना में बहुत बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं वो फंड करते हैं ताकि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को रोक सकें, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को रोक सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रोक सकें। और ऑब्वियस सी बात है किसके नाम पे रोकेंगे? ट्राइबल राइट्स के नाम पे रोकेंगे, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के नाम पे रोकेंगे। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साफ साफ बोलना, और पहले की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी ये बताती है कि इन एनजीओस को स्पेसिफिकली बाहर से पैसा मिलता है इंडिया के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस को धीमा करने के लिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके ऊपर ये लगाम कस रही है। अगर देखा जाए तो अभी के लिए 2000 एनजीओज ऑलरेडी एक स्क्रूटनी के अंदर है कि उनको एफसीआरए लाइसेंस मिले कि ना मिले। हो सकता है इनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रद्द किया गया है। गवर्नमेंट क्या बोल के रद्द कर रही है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग करती है, ऑडिटिंग करती है। जब इस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में प्रॉब्लम निकलती है तब ऑब्वियस सी बात है हम ये लाइसेंसेस रद्द करते हैं। ठीक है, कुछ सेंसिटिव एरियाज में काम करने वाले एनजीओस को ज्यादा टारगेट किया गया, जैसे पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूज पे काम करने वाले एनजीओस को टारगेट किया गया, ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले एनजीओस को, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन स्लेवरी, हेल्थ एंड रिलीजियस एनजीओस, खासकर जो क्रिश्चियन और इस्लामिक चैरिटीज होती हैं जो धर्म के नाम पे इंडिया के अंदर जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करती हैं, इस प्रकार के एनजीओस को यहाँ पे खासा कर टारगेट किया गया है।
फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस 2014 से लेके अब तक कुछ बहुत बड़े बड़े एनजीओस का इंडिया के अंदर गया है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया। इन दो एनजीओस का तो आप में से सबने ही नाम सुना होगा। पीपल्स वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, कंपैशन इंटरनेशनल, गेट्स फाउंडेशन बैक्ड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप थोड़ी बहुत भी न्यूज पढ़ते हो तो इस प्रकार के एनजीओ निकल के आ जाते होंगे। तो ये बड़े फेमस एनजीओ हैं और उनके पास इंडिया के अंदर अभी के लिए फॉरेन फंडिंग लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑब्वियसली बात है सरकार को उसके टैक्स को लेकर गरियाया जा रहा है। यहां पर आर्टिकल ये बोल रहा है कि अगर सरकार इन एनजीओस के काम के बिना ये प्रूव कर सके कि हाँ भाई वो लोगों के लिए इनफ काम कर रही है तो इन एनजीओस को बंद करना ठीक है। सरकार ये प्रूव कर नहीं सकती। ऐसा इस आर्टिकल का बोलना है कि भाई सरकार उन तबकों तक नहीं पहुंच पाई है जिन तबकों तक ये एनजीओस पहुंच गए हैं। यहां पे जो सरकारी स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, उनका ये बोलना है कि ये चाइना और रशिया जैसे हैं। चाइना और रशिया में भी एनजीओस को बंद किया गया है डिसेंट को शो करते हुए, जो डिसेंट और क्रिटिसिज्म को प्रमोट करते थे जो एनजीओ, उनको बंद कर दिया गया रशिया चाइना में। कुछ उस प्रकार की एक्टिविटीज भी इंडिया के अंदर की जा रही है और वो तब की जा रही है जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर एग्जेम्पशन है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी पैसा बाहर के देशों से एज अ पॉलिटिकल डोनेशन ले सकती हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लेकिन जब इन एनजीओ की बात आती है इनके पैसे को यहां पे बंद कर दिया गया। अब इसको बंद करने के चलते इंडिया के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे हमें इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्रकार के एफसीआरए रिस्ट्रिक्शंस को लगा के लगभग 30% का ड्रॉप देखा जा सकता है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में। और ये जो पैसा आता था, बहुत सारा पैसा फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स में, गरीबों के लिए, बीमार के लिए लगाया जाता था, अब वो पैसा आना मुश्किल हो जाएगा, सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाएगी और ओवरऑल नुकसान किसका होगा? लोगों का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी कुछ ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पाई है जहां पे एनजीओस पहुंच गए। नेक्स्ट बात करेंगे इन एफएचएस रिपोर्ट कार्ड, इन एनएफएचएस रिपोर्ट कार्ड द गुड सोबर द फ्यूचर। तो एनएफएचएस रिपोर्ट कार्ड के बारे में यहाँ पे क्या बात की जा रही है? देखिए, वही सारा इंट्रोडक्शन है कि एनएफएचएस आया है, कुछ पॉजिटिव न्यूज लेके आया है। ये एक बर्ड आई व्यू है किसका? नेशन की हेल्थ के बारे में, उसके डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बारे में। तो बहुत सारे फ्रंट्स पे ये हेल्थ इंडिकेटर अच्छा है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्टेबलाइज कर रही है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंप्रूव हो गई इंडिया के अंदर, वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हालांकि अगर आप देखो तो कुछ चीजों में ये इंडिकेटर उतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है, वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट हार्मफुल प्रैक्टिसेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है, जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन अभी भी हो रहा है, जिसको कम करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब अभी भी ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स हमारी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा की तरफ जाने से रोक रहे हैं, इंडिया के डेवलपमेंटल गोल्स को रोक रहे हैं। ठीक है भाई, अब गुड न्यूज की बात की जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो रही है। हमेशा से हमारे अंदर एक नॉर्म रहा है कि भाई इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, तो आबादी ज्यादा होने की वजह से इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, ये हम हमेशा से सोचते रहे हैं और कुछ हद तक देखिए ये बात सही भी रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आबादी स्टेबलाइज होती नजर आ रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमेन जो बच्चे पैदा कर सकती है वो अपने पूरी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी। तो एक वुमेन और उसका एक हस्बैंड इंडिया के अंदर माना जाएगा, तो दो लोगों ने मिलकर दो बच्चे पैदा कर दिए, फिर अपनी बूढ़ी एज के साथ ये दो लोग मर जाएंगे, इनके दो बच्चे बचेंगे। तो दो लोगों ने दो बच्चे पैदा किए, वो दोनों मर गए और ओवरऑल अपनी जगह दो बच्चे छोड़ गए, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना घटेगी। जो आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट समझा जाता है वो 2.1 समझा जाता है। 2.1 मतलब कि दो कपल्स मिलके 2.1 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग बीमारी की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से भी मर सकते हैं। तो अभी के लिए इंडिया के अंदर देखा जाए तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 से कम होकर 2.0 हो गया है नेशनल लेवल पे। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जो कि इंडिया की लगभग 70% आबादी बनाते हैं, यहां पे जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 हो चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट मतलब इंडिया की आबादी इस फर्टिलिटी रेट के हिसाब से ना बढ़ेगी ना घटेगी, जितनी है उतनी स्टेबलाइज रहेगी। और इस फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन होने की वजह क्या है?
तो भाई इंडिया के अंदर मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपनाया गया है। 2015-16 में 47.8% लोग मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपना रहे थे। 2019-20 में 56.5% लोग मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपना रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या क्या बताया जा रहा है कि भाई एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। इंडिया के अंदर जो मदर्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके पास अब फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है और उनके पास कुछ सुविधाएं भी अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे वो अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले समय में कितने बच्चे पैदा करने हैं, कैसे रहना है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, उसके आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई अभी के लिए 62% यूजर्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है? लेडीज जो दवाइयां खाती हैं जिससे उनको बच्चे पैदा ना हो, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को खाने के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए ताकि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूजेज को मिनिमाइज कर सको अपने अपने तरीके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज की वजह से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, तो उस बेसिस पे आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। फिर भाई फैमिली प्लानिंग की बात की जाए तो जो नॉन यूजर कपल्स हैं, लगभग 2015-16 में 18% लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, वो 2019-21 में 24% कपल्स के पास इंफॉर्मेशन है फैमिली प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे फीमेल लिटरेसी बहुत मैटर करती है। एक लेडी की, एक लड़की है, वो लड़की होके बड़े होके लेडी बनेगी, वुमेन बनेगी, उसकी शादी होगी, वो बच्चे पैदा करेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर बहुत सारी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में कम हो जाती है। इसके लिए हमारी मोदी जी बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आए, 21 साल शादी की उम्र, जो कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। हालांकि इस पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, वो खैर एक अलग बात है। तो भाई फीमेल लिटरेसी में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। अगर आप देखो तो 41% वुमेन ऐसी हैं जिनके पास 10 से ज्यादा साल की लिटरेसी है। 2015-16 में वुमेन के रिस्पेक्ट में ये डाटा 36% था। अब ज्यादा वुमेन के पास एजुकेशन है, इसका मतलब क्या है कि गर्ल्स के पास, वुमेन के पास नॉलेज ज्यादा है। जब उनको ज्यादा नॉलेज है तो उनको ये पता रहेगा कि जल्दी शादी करने के क्या नुकसान है, उनकी पढ़ाई वगैरह इफेक्ट होगी, उनके शरीर पे इफेक्ट आएगा, जल्दी बच्चा पैदा करने के क्या नुकसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही लड़कियां जब वुमेन बनेंगी ये कम बच्चे पैदा करेंगी, अपनी मैरिज को डिले करेंगी, नौकरियां ढूंढने की कोशिश करेंगी, अपने आप को फाइनेंशियल डिपेंडेंट। देखिए, एक लेडी के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के फायदे सिर्फ उस लेडी को नहीं होते हैं, उसकी पूरी फैमिली को होते हैं। ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो जो घर का लेवल होता है, जो आप कह लो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक ही इंडिविजुअल कमा रहा है तो उसके ऊपर ही पूरा का पूरा बोझा आ जाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में जो वुमेन के पास एम्प्लॉयमेंट होना, जो जॉब होना है, वो सिर्फ वुमेन के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, पूरी फैमिलियल इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होता है। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, एशिया के अंदर भी ये देखा गया है कि जैसे जैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन होगा, वैसे देखिए, फर्टिलिटी डिक्लाइन मतलब एक औरत कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो जैसे जैसे लेडीज का जो एजुकेशनल लेवल्स हैं बढ़ते हैं, उनका जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ता है, ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी में डिक्लाइन आने लगता है, क्योंकि उनको पता होता है फैमिलियल प्लानिंग के बारे में। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर NFHS 5 के अंदर ये देखा गया है कि मैटरनल हेल्थ सर्विसेज भी इंप्रूव कर रही हैं। एंटी नेटल केयर, अब आप बोलोगे सर ये एंटी नेटल केयर क्या होती है? जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसकी केयर को आप एंटी नेटल केयर बोलते हो। जब वो प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद होता है पोस्ट नेटल केयर। फिर इसमें एक चीज आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? जो वुमेन के एग्स हैं, जब वो मेल स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से लेके 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हो। तो एंटी नेटल केयर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये 11.4% बढ़ा है, फ्रॉम 2015-16 टू 2019-21, और 70% पे पहुंच गया है। और ये जो बोला गया है कि जो 4 एंटी नेटल केयर चेकअप्स होने चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन के, वो भी बढ़े हैं 7 परसेंटेज पॉइंट, वो 58.1% पे पहुंच गए हैं। और जो पोस्ट नेटल केयर बढ़ी है वो 15.6% पॉइंट बढ़ी है और 78% पे पहुंच गई है। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब कि दाई मां बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, आप एक प्रॉपर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो और वहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6% वुमेन में हुए 2019-21 में। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स यहाँ भरे पड़े हैं, आप एक एक लाइन में अगर स्टैटिस्टिक्स लिख लो NFHS 5 लिख के अपने सामने, तो काफी आपको मदद मिल जाएगी। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप एग्जाम में कहीं पे भी कोट कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोट कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कोट कर सकते हो, आप बहुत जगहों पे इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को कोट कर सकते हो।
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी है इंडिया के अंदर। इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें इंस्टीट्यूशनल, पहले इंडिया की पब्लिक हेल्थ मतलब सरकारी हॉस्पिटल, तो सरकारी हॉस्पिटल में पहले 52.1% डिलीवरी होती थी इंस्टीट्यूशन, अब 61.9% हो गई है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल बताई गई हैं। हालांकि कुछ वरीसम सर्वे भी, मतलब वरीसम फिगर्स भी हैं। The survey indicates a worrisome figure of 11% of pregnant women who were still either unreached by skilled birth attendant or not accessing institutional facilities। मतलब 11% प्रेग्नेंट वुमेन अभी भी ऐसी थी जिनके सामने कोई स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट नहीं था, कोई ऐसा ट्रेंड बंदा नहीं था जो बच्चे पैदा करते समय उस पर्टिकुलर वुमेन के पास हो। तो ये थोड़ा टेंशन का फिगर है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंडिया में 100% होनी चाहिए। कोई भी बच्चा इस तरीके से दाई माँ वाला टाइप पैदा ना हो, क्योंकि बच्चे पैदा करने के समय काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक लेडी को इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्रॉपर ट्रेन्ड अटेंडेंट का यहाँ पे होना जरूरी है। टीनेज प्रेगनेंसी ज्यादा नहीं घटी है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। 15 साल से लेकर 19 साल की एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं उसमें 7.9% प्रेग्नेंट पाई गई हैं, मदर्स पाई गई हैं। इस चीज को कम करने की जरूरत है, और इसको आप कम कैसे करोगे? तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, ये सिर्फ लड़कियों को ही नहीं देनी, लड़कों को भी देनी है, फैमिली मेंबर्स को भी देनी है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन दे रही है ताकि अपना स्कूल खत्म करने के बाद ये लड़कियां नौकरी कर सकें, या फिर कम से कम एक हायर लेवल की पढ़ाई कर सकें, शादी करके बच्चे पैदा करने वाले उसमें ना चली जाएं लॉट में। फिर कुछ और चीजें भी हैं। एक बहुत छोटा तबका है जो कि फुल रेंज ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को यूज कर पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर केवल 1.9% वुमेन ऐसी हैं जो रेगुलरली अपने आप को सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन करवाती हैं, और 0.9% वुमेन ऐसी हैं जो कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाती हैं रेगुलरली। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं वुमेन के जहां पे चेकिंग वगैरह जरूरी होती है। बट इंडिया में ऑब्वियस ही बात है, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम है, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान कम जाता है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स के बारे में बात कर रखी है। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर 15 से 24 साल की लेडीज जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं, इनका परसेंटेज पॉइंट 20% बढ़ा है बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21, और अभी के लिए वो 77.3% पे। अच्छी बात है। वो प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट है, ये 25.6% बढ़ा है और पहुंच गया 78.6% में। 54% वुमेन, 54% वुमेन के पास अपना खुद का मोबाइल फोन है, और लगभग 3 में से 1 वुमेन इंटरनेट को इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ओवरऑल इन स्टैटिस्टिक्स को देखो और आप ये देखो कि जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, उनको 10 साल की स्कूलिंग मिल रही है, तो इसके बेसिस पे रियल वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये वुमेन एम्पावरमेंट एकदम से आपको सामने नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे करके दिखेगा, बट डेफिनेटली इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आगे आने वाले समय में बैंकिंग, एजुकेशन, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन सब चीजों को मिला के हम लोग जो इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स हैं जो कि वुमेन के अगेंस्ट जाते हैं, इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जेंडर जस्टिस के लिए प्रॉपर तरीके से जो चाइल्ड मैरिज है, जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट, इसको भी यहाँ पे कम करने की जरूरत है। तो कुल मिला के यही सब बातें देखिए यहाँ पे दे रखी हैं। काफी स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स कच्चा बच्चा मैं नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि एनएफएचएस के बारे में आगे और भी आर्टिकल आए हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतने भी नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आपके पास एक अच्छा खासा पोथा हो जाएगा एनएफएचएस की इन्फॉर्मेशन का। वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको रिवाइज करते हो और कैसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस करते हो। और नेक्स्ट है लीगेसी ऑफ द प्रिंटेड वर्ड। ये सोमा बासु अपने व्यू पॉइंट्स को बता रही। सोमा बासु बता रही कि आज की डेट में अलग ही प्रकार का न्यूज आ गई है। टीवी न्यूज ले लो, ऑनलाइन पोर्टल्स ले लो, डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया। डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया का एग्जांपल मैं अभी आपको सामने दे रहा हूं। तो हिंदू आपका छपके भी आता है न्यूज़पेपर में, और उसका ई पेपर भी आता है। जो ई पेपर होता है, इसी को आप बोल रहे हो डिजिटाइजेशन ऑफ प्रिंट मीडिया। आपके मेरे जैसे लोग इस ई पेपर के थ्रू ही पढ़ते हैं। वैसे तो मैं हार्ड कॉपी भी मंगाता हूँ हिंदू की, बट कभी कभी वो 8 साढ़े 8 बजे तक घर आती है, तो कोई मतलब नहीं है उसके आने का। ठीक है, मेरे को सुबह ही सुबह ही न्यूज रिकॉर्ड करनी होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये बस कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हैं। एग्जाम्पल्स इनका क्या है कि भाई न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स को काटना, अपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ के पढ़ना,
अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के रिकॉर्ड्स बना के रखना अपने पास, ये अपने आप में बहुत सारे लोगों का पैशन रहा है और बहुत लंबे समय से पैशन रहा है, और उसकी बात ही अलग है। जैसे कि ये ऑथर बता रही है कि एक सोशल वर्कर को जाती है दिल्ली में, जिसको न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट कटिंग्स को काट के A4 पेपर पे चिपका के कलेक्ट करने का बहुत शौक था। 1960s से उसने कलेक्ट करना शुरू किया और उसके बड़े बड़े स्टील ट्रंक्स बढ़ गए इन क्लिपिंग से। बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसके घर में एक जंक डीलर आया, कबाड़ी वाला आया, और उसकी वाइफ ने ये स्टील ट्रंक्स कबाड़ी वाले को बेच दिए। उसको लगा कि मेरे पति ने कभी खोल के भी नहीं देखा इन क्लिपिंग्स को, तो ये किसी काम के नहीं है। शाम को जब वो बंदा घर आया, उसको देखा कि उसके ट्रंक्स नहीं है, तो वो अपनी वाइफ से लड़ने लगा और वापस जाके कबाड़ी वाले से वो सारे के सारी क्लिपिंग्स ले आया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कुछ लोगों के दिल के बिल्कुल करीब है। यहाँ पे सोमा बासु अपना खुद का एक व्यू पॉइंट बता रही हैं कि एक बार ये कहीं गई थी, ठीक है, ये सितनवसल केव्स, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के पास सितनवसल केव्स, त्रिची नाम की जगह के पास है। वहां पे इनको एक आदमी मिला, उस आदमी ने इनको कुछ पब्लिकेशंस दिखाए, और उस पब्लिकेशंस, वो आदमी जो था वो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर था। तो सोमा बासु ने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बनाई, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान ने सोमा बासु द्वारा पब्लिश किए हुए कुछ आर्टिकल सोमा बासु को दिखाया और बताया कि मैं यहाँ यहाँ घूमने वाला हूँ। हालांकि सोमा बासु ने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताई उनको, लेकिन सोमा बासु यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो प्रिंटेड फॉर्म होता है न्यूज का, जो न्यूज़पेपर, जो मैगजीन्स हमारे सामने आती हैं, उनकी बात ही अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि डिजिटाइजेशन के साथ, इंटरनेट के साथ, टीवी न्यूज़ के साथ ये जो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ न्यूज़ है, ये धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएगी। लेकिन ये शायद इररिलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि इसका अपना अलग ही मजा है, और वो मजा बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। आपका क्या सोचना है कि क्या डिजिटाइजेशन के आने के चलते ये जो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ न्यूज़ है ये गायब हो जाएगा? ये एक बहुत वैलिड और पोटेंट क्वेश्चन है। मैं आपके व्यू पॉइंट्स भी नीचे कमेंट बॉक्स में इस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूंगा। तो आज इतनी न्यूज़ थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।